हेलो दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो एमपीजी का एक क्रॉस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के कुछ संभाग तथा उनके जिले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा ये लास्ट वीडियो है जिसमें मध्य प्रदेश के सारे संभाग हमारे कवर हो जाएंगे। 4 से 5 वीडियो इसकी हम ले चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के संभाग तथा उनके पूरे 52 जिले, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमारा वीडियो है मध्य प्रदेश संभाग का, वो अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे उसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसका वीडियो देखते हैं। तो इसमें जो हम संभाग ले रहे हैं वो संभाग है नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम नाम का ऐसा कोई जिला अस्तित्व में नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये नर्मदापुरम संभाग है, इसके अंदर जिले आते हैं हमारे, होशंगाबाद जिला। ठीक है, इस टाइप के। तो बात करते हैं सबसे पहले इनके नर्मदापुरम संभाग की। तो नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है। नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय है होशंगाबाद जिले में। जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि हमारे दो संभाग ऐसे हैं जिनका नाम किसी जिले के ऊपर नहीं है, एक चंबल संभाग और एक नर्मदापुरम संभाग। और बाकी के जो 8 हमारे संभाग हैं, सभी के नाम किसी न किसी जिले के ऊपर ही रखे गए हैं। जैसे कि ग्वालियर संभाग ग्वालियर के ऊपर रखा गया है, जिसका मुख्यालय भी ग्वालियर में है। भोपाल संभाग मुख्यालय भी भोपाल में है। जबलपुर संभाग, उज्जैन संभाग, तो मतलब ये जिले अस्तित्व में हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन नर्मदापुरम और चंबल नाम का जिला कोई अस्तित्व में है ही नहीं। इनके जो मुख्यालय हैं, जैसे कि चंबल संभाग की बात कर रहे थे हम, तो चंबल संभाग का जो मुख्यालय है वो मुरैना में है। ऐसे ही नर्मदापुरम एक संभाग है, इसका मुख्यालय है होशंगाबाद में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होशंगाबाद जिले की। ठीक है दोस्तों, तो होशंगाबाद जिले की बात करें तो होशंगाबाद में सबसे पहले तो जैसे कि हम हर बार करते आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो होशंगाबाद जिले से निकलता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे NH69, मतलब NH69 और NH59A, NH59A, दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो होशंगाबाद जिले से निकलते हैं। अब बात करते हैं नदियों की। कौन कौन सी नदी होशंगाबाद जिले से निकलती हैं? तो नर्मदा नदी निकलती है, तवा नदी निकलती है, दूधी नदी निकलती है और देनवा नदी निकलती है। नदियां और भी हैं छोटी मोटी, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। जैसे कि नर्मदा पूरे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, जिसकी पूरी कुल लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश के अंदर बात करें कि मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। जैसी तवा नदी है, तवा नदी पे एक बांध बना हुआ है, तवा बांध, वो पुल बना हुआ है, सबसे बड़ा पुल, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण नदियों के बारे में हमें देखना है, छोटी मोटी के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, अब बात करें बोरी अभ्यारण्य की। तो बोरी अभ्यारण्य सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है होशंगाबाद जिले में। बोरी नाम का एक अभ्यारण्य, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश की पहली जो वन नीति थी, जो फॉरेस्ट की जो नीति होती है, वन नीति, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति, वो कहां से है? बोरी अभ्यारण्य से ही शुरू हुई थी। और वो कहां पर पड़ता है? होशंगाबाद जिले में पड़ता है। अगर हम बात करें बाबई, ठीक है, जिसको माखन नगर कहते हैं, अब बाबई का नाम ही माखन नगर है। बाबई एक जगह है, इसका नाम माखन नगर है। वो कहाँ पे? होशंगाबाद जिले में। माखन नगर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि हम जानते हैं माखन नगर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर रखा गया। और माखनलाल चतुर्वेदी को तो ज्यादातर सब लोग जानते ही होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो जन्म स्थली है ना, वो बाबई में ही है, और उसी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? माखन नगर। और याद रखना, बाबई कहां पर है? होशंगाबाद जिले में। तो ये वाली बात आ गई। और बात करें बाबई में और क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, तो बाबई में मध्य प्रदेश का बड़ा कृषि फार्म, जो कृषि फार्म होता है, सबसे बड़ा कृषि फार्म, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मतलब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, और होशंगाबाद जिले के बाबई जगह पर। ठीक है, और सबसे कृषि फार्म हो गया। अब इटारसी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन होशंगाबाद जिले के इटारसी जगह पर। ठीक है, इटारसी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर है? इटारसी में। और यहाँ पे एक चीज और है, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसके बारे में बता चुका हूं आपको, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री।
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी है, सिक्योरिटी पेपर मिल भी है, ठीक है, जैसे कि आपने नेपाल नगर में सुना होगा, वहां पे फेमस है। तो बात करेंगे, यहाँ पर भी है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी है और सिक्योरिटी पेपर मिल भी है। पहली खुली जेल, पहली जो ओपन जेल होती है, पहली खुली जेल कहां पर थी? होशंगाबाद जिले में ही थी, ठीक है, होशंगाबाद जिले में ही थी। और किस जगह पर? ठीक है, होशंगाबाद जिले में, इतना याद रख लेना, ज्यादा कुछ अंदर नहीं पूछेंगे। तो पहली खुली जेल होशंगाबाद जिले में थी और पहली जो महिला जेल थी वो भी होशंगाबाद, किसमें? होशंगाबाद जिले में ही है। अगरिया, ठीक है, अगरिया जगह है, यहाँ पे एक बुलफ्रॉम खनिज, एक खनिज का नाम होता है, जो खनिज तो आप जानते होंगे, जैसे कि लोहा वगैरह जो खनिज जो होती है ना, उससे निकाले जाते हैं। तो खनिज एक बुलफ्रॉम खनिज है, जैसे कि टंगस्टन का स्रोत। तो खनिज का मतलब होता है कि जिससे हमें कुछ धातुएं मिल रही, ठीक है। तो जैसे कि अब बुलफ्रॉम खनिज किस लिए? टंगस्टन धातु के लिए, ठीक है, टंगस्टन का स्रोत है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है बुलफ्रॉम खनिज। अब मैं बात करता हूँ टंगस्टन क्या होता है। तो टंगस्टन होता है एक धातु होती है जिसका उपयोग आपने देखा होगा, जो बल्ब आते हैं 100 वाट के बल्ब, जो उसमें स्प्रिंग लगी होती है, तो वो टंगस्टन धातु की ही स्प्रिंग होती है, टंगस्टन धातु की स्प्रिंग होती है। इसलिए बल्ब को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली देते हैं, तो वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, ठीक है। टंगस्टन धातु बहुत ही ज्यादा हीट देता है, बस उसके अब साइंस में नहीं जा रहे हैं हम। तो इतना याद रख लेना, जो बुलफ्रॉम खनिज की जो खनिज है वो कहां पर है? अगरिया में। और किस लिए प्रसिद्ध है? वो टंगस्टन धातु के लिए प्रसिद्ध है। तवा क्षेत्र की बात करें तो ये तवा, तवा नदी का क्षेत्र है, ठीक है, तवा नदी, तवा क्षेत्र क्या? तवा नदी का क्षेत्र है। यहाँ पे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, मतलब कोयला सबसे ज्यादा तवा क्षेत्र में मिलता है। और कौन से जिले के? होशंगाबाद जिले के। सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मिलता है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल, तवा पुल, आपने सुना होगा तवा पुल के बारे में। तो तवा पुल मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी के ऊपर बनाया गया पुल है, तवा पुल। नर्मदा और तवा नदी का संगम, ठीक है, होशंगाबाद जिले में नर्मदा और तवा नदी का संगम होता है। और वो किस जगह होता है? वो होता है बांद्रा भान, ठीक है, बांद्रा भान एक जगह है होशंगाबाद जिले में, वहां पर नर्मदा नदी और तवा नदी का संगम होता है, बांद्रा भान में, ठीक है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन, ठीक है, जैसे सिविल न्यायालय होते हैं ना, कुछ कोर्ट वगैरह ऑनलाइन का जो रखा गया था, तो होशंगाबाद जिले ने सबसे पहले ऑनलाइन किया था, ठीक है। सिविल न्यायालय कैसा कर दिया? ऑनलाइन कर दिया, आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो वो सबसे पहले किसने किया था? होशंगाबाद जिले ने किया था। तो ये पहला जिला था, सबसे पहला जिला यही था जिसने सिविल न्यायालय को ऑनलाइन किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, आइए थोड़ी और चर्चा करते हैं इधर। तो ये तो हो गए हमारे किसके? होशंगाबाद जिले के। अब इसमें और देख लेते हैं, जैसे कि पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी जिसको सतपुड़ा की रानी बोला जाता है, ठीक है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी बोला जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पता है बारिश बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, 199 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है पचमढ़ी में, ठीक है, पचमढ़ी में। अगर मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन, ठीक है, प्रथम, प्रमुख, प्रथम नहीं कह सकते, प्रमुख, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, यहाँ पर ज्यादातर लोग बरसात के टाइम पर जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब टूरिस्ट जगह है ये, घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है पचमढ़ी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। 5 पांडवों की गुफाएं, 5 पांडवों के बारे में सुना होगा, 5 पांडवों की गुफाएं कहां पर हैं? वो पचमढ़ी में हैं, होशंगाबाद जिले में। जिसमें देखो 5 पांडव की जो गुफाएं हैं, इनमें एक सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रमुख है महादेव की गुफा। महादेव की गुफा सबसे ज्यादा आकर्षक है और प्रमुख है। सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पूरा सन जब डूबता हुआ नजर आता है, तो अपन एक जगह देखते हैं ना, सन डूब रहा है पूरा, तो पूरा डूबते हुए अपन को नजर आ जाएगा, तो सनसेट पॉइंट है। बहुत देखो पूरे भारत में बहुत जगह सनसेट पॉइंट है, बहुत ही जगह। तुम हिमाचल में चले जाओ, हिमाचल में भी बहुत सनसेट पॉइंट हैं, तो बहुत जगह है सनसेट पॉइंट। ऐसे ही पचमढ़ी में भी एक बहुत अच्छा आकर्षक सनसेट पॉइंट है। वहां पे जैसे सन जब डूबता है तो उसकी किरणें चारों तरफ फैलती हुई नजर आती हैं, बहुत आकर्षक होता है, देखने लायक।
ठीक है, सनसेट पॉइंट कहां पर है? पचमढ़ी में ही है। अगर हम बात करें अनेक जलप्रपात, अनेक जलप्रपात मतलब बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, जिनमें से जैसे कि डचेस फॉल, डचेस फॉल, डचेस फॉल है ना, वो सबसे ज्यादा प्रमुख है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में जो पचमढ़ी में बहुत सारे जलप्रपात हैं, जिसमें से डचेस फॉल सबसे ज्यादा प्रमुख है। अगर देखो धूपगढ़, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, धूपगढ़, धूपगढ़ पचमढ़ी में आता है और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। ठीक है दोस्तों, तो ये कहां पर है? पचमढ़ी में, पचमढ़ी में धूपगढ़ एक चोटी का नाम है, वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, मतलब सबसे ऊंची जगह मानी जाती है धूपगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है धूपगढ़ का। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर था? पचमढ़ी में, मतलब होशंगाबाद जिले में, वही पचमढ़ी में पड़ता है वो भी। आगे चलते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? पचमढ़ी में होती है। ठीक है, पचमढ़ी में होती है, लगभग 199 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अगर हम बात करें कि सबसे कम वर्षा कहां होती है मध्य प्रदेश में, तो भिंड जिले में होती है। सबसे कम वर्षा भिंड जिले में होती है और सबसे ज्यादा वर्षा होशंगाबाद के पचमढ़ी में होती है। ठीक है, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे जब जियोग्राफी पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, वर्षा कैसे, मानसून कैसे आ रहा है, तो उसका हम जब भूगोल पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हमें देखो, फिर भी मैं यहाँ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि दो दो तीन तीन बार जब चीजें पढ़ेंगे ना, तो अपने आप माइंड में वो सेट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं थोड़ा और। देखो आपको लग तो रहा होगा इतना सा बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें पूरा एक संभाग समाया हुआ है पूरे इतने पॉइंटों में। इसका मतलब यह है कि आपको एक संभाग, अगर थोड़ा सा भी इसको टाइम दे दोगे, एक बार दो बार याद करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएगा। टफ नहीं होती हैं ये चीजें। आप सोच रहे होगे कि इतना सारा लिखा है, बोरियत हो जाएगा, नहीं। आप एक बार एक एक करके पॉइंटों को पहले खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि वीडियो चल रहा है, हम देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, मना नहीं है, लेकिन लेट के भी देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस देखते देखते अपने नोट्स बनाते जाइए, एक एक पॉइंट उसके लिखते जाइए। लिखोगे ना तो कुछ चीजें तो लिखते से ही याद हो जाती हैं, कुछ चीजें लिखने से ही याद हो जाती हैं, और फिर बाद में खुद दोबारा रिवाइज करोगे तो तुम्हें एकदम पता लग जाएगी, यार ये चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी थी, तो वो दिमाग में सेट हो जाएगी। ये अपन को सोचते हैं कि टफ है, टफ है इतनी चीजें याद रखना, फैक्ट कैसे याद रखें, कोई टफ नहीं होता। हमारा माइंड अच्छा वर्क करता है, हम सब जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको रूटीन में लेके आओ। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अब वर्षा वाला स्थान चौरागढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, चौरागढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? पचमढ़ी में। ठीक है, चौरागढ़ अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में, चौरागढ़ अभ्यारण्य। बस ऐसी चीजें आपको याद रखना है। चौरागढ़, अच्छा हमने आज पढ़ा था, तो आज कौन सा संभाग पढ़ा था, तो अच्छा वो उसी में ही होगा फिर। तो बहुत सी चीजें तो ऐसी याद हो जाती हैं यार, आप करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौरागढ़ अभ्यारण्य। अब नव पाषाणकालीन स्थल, नव पाषाणकालीन स्थल मतलब सबसे वो आदि मानव टाइप के जो जमाने के कुछ गुफाएं हैं। ठीक है, बहुत पुरातात्विक स्थल नव पाषाण काल की। तो आदमगढ़ की गुफाएं, जैसे कि मैंने बताया था, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो होशंगाबाद जिले में है। आदमगढ़ की गुफाएं, ठीक है, आदमगढ़ लिखा है ना, तो यहाँ पर गुफाएं भी हैं आदमगढ़, बहुत नव पाषाण कालीन क्या है, नवपाषाणकालीन स्थल। देखो नवपाषाणकालीन तकरीबन आज से 10,000 साल पहले की बात ऐसे कुछ माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान, तो जो सतपुड़ा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए फेमस है? वो फेमस है बाघ के संरक्षण के लिए, बाघ। ठीक है, बाघ के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय सतपुड़ा का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे ज्यादा फेमस है। याद रखना, सतपुड़ा का राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, सबसे ज्यादा गेहूं कहां पे होता है? सबसे ज्यादा गेहूं होता है हमारा होशंगाबाद जिले में। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन मतलब गिनती में आता है सर्वाधिक में। और जैसे कि उसकी दूध की बात करें, जैसे कि हम कल पढ़ा, सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? मुरैना में होता है। सबसे ज्यादा सरसों कहाँ होती है? मुरैना में होती है। तो ये चीजें एक बार कैटेगरीज वाइज याद कर लोगे ना, याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं होता यार, करके देखोगे हो जाएगा।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, आपको 52 की 52 जिले पूरे याद हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा देखो 4 से 5 घंटे की वीडियो भी नहीं है, 4 से 5 घंटे की वीडियो भी नहीं है पूरे, जिसमें हमारे 52 शहर कंप्लीट हो गए हैं, 52 जिले कंप्लीट हो गए हैं। अब 4 से 5 दिन 5 घंटे की वीडियो में आप देखोगे, फिर इसको दोबारा रिवाइज करोगे, 3 या 4 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, रिवीजन करना मत छोड़िए, ऐसा मत सोचिए कि आज ये पढ़ लिया तो कल दूसरा पढ़ेंगे, तो जब तक पहला पढ़ा ही नहीं, फिर तीसरे दिन भी पहला भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा मत सोचिए कि वो तो पढ़ लिया तो हो जाएगा। नहीं, जब पहला पढ़ रहे हो, दूसरा पढ़ रहे हो तो पहला पढ़ो, उसके बाद दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ रहे हो तो पहला पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो। तो ऐसे कंटिन्यूअस में चलेंगे ना, अपने आप याद होते चले जाएंगे आपको। तो आगे चलते हैं। देखो बातें नहीं है, ये करना है इस बार, क्योंकि हमारा मोटिव है कि 2 महीने में क्रैश कोर्स के साथ साथ अच्छा सा रिजल्ट देना है, क्योंकि हमें अगले बार की नहीं सोचना है, हमें तो इसी बार ही क्रैक करना है। तो हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, तो याद करना ही पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया किसके बाद की, होशंगाबाद जिला, ठीक है। होशंगाबाद जिला के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो तो हम कंप्लीट कर चुके। नर्मदापुरम का एक होशंगाबाद, नर्मदापुरम संभाग का जिला है होशंगाबाद, वही इसका मुख्यालय है, नर्मदापुरम संभाग का, उसकी बातें कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं, देखो हरदा सेकंड है, हरदा। हरदा में इतना ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट है नहीं, बिल्कुल 1-2 पॉइंट है बस, वो पढ़ लो, क्योंकि अपन ज्यादातर लेंगे क्या, जिस चीज में ऐसे हरदा में तो बहुत सारी जगह होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, अब इसमें कुछ फेमस ही नहीं है, तो पढ़ने से मतलब ही क्या है। जो चीजें फेमस हैं, जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा रहा है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें उससे चिपकना नहीं है कि ये तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगे रहो उसी में ही। तैयारी सोचते रहोगे कि तैयारी कर रहे हैं, तो फिर कभी निकलना ही नहीं है। ये सोच लो क्रैक करना ही है इस बार, तो जी जान से लग जाओ। तो यहाँ पे बात करते हैं हरदा जिले की। तो हरदा जिला, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 2 या 3 फैक्ट अपन को याद रखना है। तो जैसे कि हरदा जिले की बात करूं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है हरदा, तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि होशंगाबाद जिला मैंने आपको बताया था, इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग एक 59A निकलता था, वैसा ही राष्ट्रीय राजमार्ग हरदा जिले से निकलता है 59A, ये हो गया। नदियां की बात करूं तो कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी निकलती है, गंजाल नदी निकलती है, माचक नदी निकलती है, मगडाई नदी निकलती है और टिमरन नदी निकलती है। तो फेमस क्या है यहाँ पे, नर्मदा, ठीक है। वैसे तो फेमस सबसे ज्यादा नर्मदा ही है, पढ़ लेना एक बार, नजर मार के चले जाना, लेकिन नर्मदा याद रखना। तीसरी है जनसंख्या में राज्य का, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरदा में यही केवल एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, सबसे कम जनसंख्या की बात कर रहा हूं, सबसे कम जनसंख्या मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो वो हरदा जिले में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है केवल हरदा जिले की, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा हरदा जिले का, 3 पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो होशंगाबाद जिला हो गया, हरदा जिला हो गया, लास्ट एक और बचता है, ठीक है, लास्ट एक और है, वो है हमारा बैतूल, ठीक है। बैतूल जिला, बैतूल जिला के बारे में भी देखते हैं। तो बैतूल जिला सबसे पहले तो देख वही चल रहा है अपना, राष्ट्रीय राजमार्ग नदियां, राष्ट्रीय राजमार्ग और नदियां सभी में वही चल रहा है। तो इसमें भी राष्ट्रीय राजमार्ग, देखो आसपास सारे राष्ट्रीय राजमार्ग एक जैसे होते हैं, जैसे कि होशंगाबाद, होशंगाबाद बगल में हरदा, हरदा में भी वही राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, हो सकता है कि इसमें भी आएगा, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है। तो बैतूल में भी 59A है ना, तो तीनों में आ गया 59A। एक 69 है जो कि यहाँ पे भी आ रहा था होशंगाबाद में, और 69A भी है, NH 347 भी है, NH 458 भी है। तो इतने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें से स्टार्टिंग याद रखना 59, 69 और 69A, ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने तो लिख दिया कि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ चीजें छोड़ूं आपके लिए, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है ना कि सर ने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, मैं तो सब बता रहा हूँ, लेकिन माइंड में ऐसी चीजें याद रखो जो हमें याद भी रहें और काम में भी आए, कि वहां पर एग्जाम में अटेम्प्ट हो सके। अब बात करते हैं नदियों की। तो कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं, तो नदियां होती है सबसे पहले ताप्ती। देखो दोस्तों, यहाँ पर नर्मदा नदी यहाँ से नहीं निकलती है, क्योंकि नर्मदा सीधी चली जाती है और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ताप्ती नदी यहाँ से निकलती है, तवा माचना नदी निकलती है, बरधा नदी निकलती है, मारंड और पूर्वा नदी, ठीक है। तो ये नदी यहाँ से
निकलती हैं। सबसे ज्यादा ताप्ती में मशहूर है। बैतूल में भोपाली का मेला भी लगता है। ठीक है, भोपाली का मेला, कंफ्यूज मत हो जाना, भोपाली का मेला भोपाल में लगेगा, नहीं, बैतूल में लगता है भोपाली का मेला। बैतूल में भोपाली का मेला लगता है। और यहाँ पे क्या है, महादेव की गुफाएं हैं, पार्वती की गुफा है, उनकी धर्मपत्नी माना जाता है ना, महादेव की धर्मपत्नी पार्वती दोनों की गुफाएं हैं यहाँ पर। गाटा, गाटा एक जगह है जहां पे कोठा गुफा है। कौन सी गुफा? कोठा गुफा। ये याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रख लेना, बैतूल में हमने पढ़ा था महादेव की गुफाएं हैं, पार्वती की गुफाएं हैं और कोठा गुफा, सब कहां पर है? बैतूल में है। मुलताई, मुलताई क्या है? मुलताई भी एक जगह है, यहाँ पे कुंड है, ताप्ती कुंड है। और ताप्ती कुंड कौन सी नदी पे होगा? ताप्ती के नाम से ही पता लग रहा है, तो ताप्ती कुंड ताप्ती नदी पर ही होगा। ठीक है, और ताप्ती कुंड का, ताप्ती नदी, यहां से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ताप्ती कुंड से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ताप्ती नदी यहीं से निकलती है, ये याद रखना, मूलताई से, मूलताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद आगे भी आएगा, हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में, तब भी आएगा ये वाले पॉइंट, लेकिन आप यहीं क्लियर करके चलो तो वहां पर बहुत जल्दी क्लियर हो जाए, ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो आपको। तो मूलताई ताप्ती कुंड है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और प्रदेश की संतरा मंडी बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश की संतरा मंडी बोला जाता है यहाँ पे होशंगाबाद को। आमला, आमला एक उद्यान का नाम आमला है, वहां पे हनुमान उद्यान है, हनुमान जी की 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। हनुमान उद्यान मतलब हनुमान जी का एक उद्यान बना हुआ है और 19 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। पीपल बर्तन के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध, जो पीतल के बर्तन होते हैं अपन जानते हैं, पीतल क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? किससे? अपने कॉपर से, जिसको तांबा बोलते हैं, और ये जिंक धातु से, कॉपर और जिंक से मिलकर बनी होती है पीतल, जिसमें समथिंग 70% कॉपर होता है और 30% जिंक होता है। अब साइंस में इधर नहीं जा रहे, सब साइंस पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। क्या? आमला जगह, वो कहाँ है? बैतूल में। मुक्तागिरी, मुक्तागिरी में जैन मंदिर है, ठीक है, जैन तीर्थ के लिए ये फेमस है। भैंसदेही, यहाँ पे बांस की बड़ी मंडी है, भैंसदेही में बांस की सबसे बड़ी मंडी भैंसदेही में है। ये सब कहाँ पे है? बैतूल में ही है। सालवर्डी, सालवर्डी में विश्व की गुफा है, विश्व गुफा, बहुत बड़ी गुफा, शिव की गुफा, ठीक है, शिव की गुफा है, सॉरी विश्व नहीं, शिव की गुफा है, शिव भगवान की गुफा है। कहां पर? सालवर्डी में, वो भी बैतूल में है। बिरुल, बिरुल एक जगह है जहां पे पशु बाजार के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर पशु का बाजार लगता है, पशु जो होते हैं पालने वाले पशु, उनका एक बाजार लगता है, बेचे जाते हैं वहां पर। कहां पर? बिरुल में, वो भी कहाँ है? बैतूल में, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। पाड, ठीक है, पाडर, तो वनोपज विक्रय केंद्र, वनोपज विक्रय केंद्र है, और मिशन कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल भी कहाँ? बिरुल में है। ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार जाना इसकी। कालीभीत अभ्यारण्य कहां पर है? ये याद रख लेना, कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है। और कालीभीत अभ्यारण्य, देखो नाम से पता लग रहा है, काली भीत, काली भालू, ठीक है, काली और भीत मतलब भालू, याद रख लेना। तो कालीभीत किस लिए? भालू के लिए, कालीभीत भालू के संरक्षण के लिए है। कौन सा? कालीभीत अभ्यारण्य, वो कहां पर है? कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में है, और वो भालुओं के संरक्षण के लिए है। भारत का मध्य बिंदु, पूरे भारत जो है हमारा, उसका मध्य बिंदु जो है, मध्य बिंदु मतलब सेंटर पॉइंट, केंद्रक, वो कहां पर है? बरसाली में है। और बरसाली कहां पे आता है? बैतूल जिले में आता है, याद रखना, बरसाली में। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु था वो था मंगलनाथ, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है बरसाली, और वो कौन से जिले में? बैतूल, सॉरी बैतूल जिले में। अब मध्य प्रदेश का पहला जंगल सत्याग्रह, पहला जो जंगल सत्याग्रह हुआ वो कहां से हुआ? बैतूल जिले से हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जंगल
सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जिले। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य किसके, नर्मदापुरम संभाग के। ठीक है दोस्तों, अगर देखो यहाँ पर ट्रिक की बात बोल रहे होगे, आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर पहले तो सब चीजों की ट्रिक बताते जा रहे थे, यहाँ की ट्रिक नहीं बताई है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ जिलों में नाम ऐसे ज्यादा थे ना, कुछ संभाग में 8-8 जिले थे। अब 8-8 जिलों को याद रखना थोड़ा कठिन सा भी लगता है, ये भूल भी सकते हो। अब यहाँ पे तो यार 3 ही तो जिले हैं नर्मदापुरम में, और नर्मदापुरम में होशंगाबाद तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नर्मदापुरम का जो मुख्यालय है संभाग का वो होशंगाबाद में ही है। हरदा और बैतूल याद रखना है। अगर ट्रिक बनाना चाहो तो छोटी सी ट्रिक बन जाएगी, 2 बार हा बन जाएगा, 1 बार ब बन जाएगा, इसकी ट्रिक बना लेना यार, और मैं भी बनाऊंगा तो कोई मतलब की नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे होशंगाबाद जिला, हमारा हरदा जिला और बैतूल जिला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रिक बनाना है तो ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ट्रिक भी बता देता हूँ, सिंपल सी है। आप, मैं लिख नहीं रहा, आप खुद ही लिख सकते हो। जो ट्रिक है वो लिख देना, नर्मदा बेहोश है, बस सिंपल, नर्मदा बेहोश है। तो नर्मदा का मतलब होता है नर्मदापुरम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बै का मतलब हो गया बैतूल, होश मतलब हो गया होशंगाबाद। तो नर्मदा बेहोश है का मतलब हरदा। तो इतना याद रखना है, एक बार याद करोगे हो जाएगा। ट्रिक का कोई वो नहीं है यार, ट्रिक तो उस चीज में काम करती है जहां पे हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत आए। यहाँ पे 3 जिलों को याद करने में क्या दिक्कत आएगी, फिर भी मैंने आपको बता दिया, लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। तो नर्मदा बेहोश है लिख देना, नर्मदापुरम, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा। ठीक है दोस्तों, तो इधर देखो। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं शहडोल संभाग की। ठीक है, शहडोल संभाग में ऐसे केवल 3 जिले हैं। शहडोल संभाग में केवल 3 जिले हैं। पहला एक तो शहडोल ही होगा, जिसका मुख्यालय भी शहडोल में ही है, शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में ही है। दूसरा हमारा उमरिया है, और एक हमारा कौन सा है, अनूपपुर है। तो शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, तो 3 ही जिले हैं इनकी, कोई ट्रिक मेरिक छोड़ो, 3 जिले तो हमें याद हो जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इनमें ऐसी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमारा तो वही चलता आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग और नदियां। तो सबसे पहले बात करते हैं शहडोल संभाग की। शहडोल में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, शहडोल जिला है, शहडोल संभाग का शहडोल जिला, इसी के नाम पे शहडोल संभाग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से 78 और 43C, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो शहडोल जिले से निकलते हैं। नदियों की बात करें तो नदियां यहाँ पे कुछ नहीं है, नदियां यहाँ से नहीं निकलती हैं। केवल राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, नदियां यहाँ से नहीं निकलती हैं। दूसरा सोहागपुर। सोहागपुर एक जगह है जो कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कोल फील्ड, सबसे बड़ी कोल फील्ड्स है यहाँ पे। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कोल फील्ड्स है, मतलब कोयले की, कोयला यहाँ पे होता है। यूरेनियम संभावित दूसरा क्षेत्र, यूरेनियम का जो खनिज होता है उसका संभावित है, अपन पता नहीं है कि हम दूसरे नंबर पर कह सकते हैं, संभावन मानते हैं कि हाँ जो दूसरे नंबर पर कोयला होता है वो कहाँ पर, यूरेनियम जो होता है वो कहाँ होता है, शहडोल जिले में होता है। तो पहला जिला ऐसा कौन सा होगा, पहला जिला है मंडला, जहाँ पे सबसे ज्यादा यूरेनियम होता है, और माना जाता है कि उसके बाद शहडोल जिले में यूरेनियम पाया जाता है। सबसे बड़ी निजी पेपर मिल, देखो सबसे बड़ी निजी पेपर मिल कहाँ पर है, अमलाई में। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ी एम्बिग्यूटी वाली बात है। एम्बिग्यूटी का मतलब है कि एक शहडोल संभाग को लेकर, शहडोल जिले को लेकर, और एक अनूपपुर जिले को लेकर, ठीक है, एक शहडोल और एक अनूपपुर। तो कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो निजी पेपर मिल है वो शहडोल में है, अमलाई में, और कभी आपको देखने को मिलेगा कि वो अनूपपुर में है, वहां पर भी अमलाई ही लिखा हुआ है, लेकिन ये फिक्स है कि वो अमलाई में ही है। अब ये पता नहीं है कि अमलाई शहडोल में आती है या फिर अनूपपुर में आती है। तो अगर आपको ऑप्शन में शहडोल मिल रहा है तो शहडोल लगा के आना, अगर अनूपपुर मिल रहा है तो अनूपपुर लगा के आना, अगर दोनों ही मिल गए
तो सबसे ज्यादा चांस किस में लगाओगे? शहडोल में। तो शहडोल में ही क्या है? अमलाई एक जगह है, वहां पे सबसे बड़ी निजी पेपर मिल है। देश की पहली किन्नर विधायक, ठीक है, पूरे देश की, जैसे कि हम देख रहे हैं देश की पहली महापौर, देश की पहली पार्षद किन्नर। तो सबसे, अब विधायक की बात करें तो देश की सबसे पहली विधायक किन्नर कौन है? शबनम मौसी थी, ठीक है। शबनम मौसी देश की सबसे पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी। वो कहां से बिलोंग करती हैं, कहां पे रहती हैं? वो शहडोल जिले में। लास्ट का दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र शहडोल में ही है। दूरदर्शन केंद्र, आकाशवाणी केंद्र, बूढ़ा देवी का मंदिर, ये याद रखना, बूढ़ा देवी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन मंदिर है। बूढ़ा देवी का मंदिर सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये कहां पर पड़ता है? शहडोल जिले में पड़ता है। तो इतनी कुछ थोड़ी सी 4-5 पॉइंट थे जो हमें याद रखने योग्य है। केवल इसमें इतना ज्यादा कुछ खास बात थी नहीं, लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने यहाँ ले लिए। अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं उमरिया जिले की। उमरिया जिले में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, 4-5 पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे। ऐसे थोड़ा सा पॉइंट हमें यहाँ से जरूर मिल के आएंगे, अनूपपुर से। तो इसकी बात करते हैं उमरिया जिले की। तो उमरिया में सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH43, NH43 यहाँ से निकलता है राष्ट्रीय राजमार्ग, NH नेशनल हाईवे। और यहाँ पे सबसे फेमस, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट उमरिया में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ठीक है। वो किस लिए फेमस है? टाइगर प्रोजेक्ट के लिए। और एक और बात बता दूं, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ एक नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ ये टाइगर प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर मतलब जो बाघ होते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखो टाइगर है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या कहाँ होगी? यहाँ पर ही होगी, उमरिया में। तो इसलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, सर्वाधिक बाघ घनत्व। घनत्व का मतलब मैंने बताया था कि कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं तो ज्यादा घनत्व हो जाएगा, कम लोग रह रहे हैं तो कम घनत्व हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बाघों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं सर्वाधिक बाघ घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बाघ घनत्व कहाँ का है? उमरिया जिले का ही है। ओहिला तथा उमरिया, ओहिला तथा उमरिया दो क्षेत्र हैं जो कि किस लिए फेमस हैं? कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। कोयला यहाँ से अधिकाधिक मात्रा में मिलता है। कौन सा? ओहिला और उमरिया। बांधवगढ़ के किले की बात करें, बांधवगढ़ का किला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बांधवगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था? पहली बात ये बनवाया था बघेल वंश के राजा विक्रमादित्य ने सन 14वीं शताब्दी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी में बनवाया था। किसने? बघेल वंश के राजा विक्रमादित्य ने। और यहाँ पर दोस्तों दो चीज फेमस है, एक तो शेष शाही का तालाब फेमस है और एक विष्णु मंदिर। शेष शाही का तालाब और एक विष्णु मंदिर, ये दो चीज यहाँ पे फेमस है। पानपठा, पानपठा भी क्या है? कोयला क्षेत्र है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। जैसे ओहिला है ऐसी उमरिया है, वैसी क्या है? एक पानपठा जगह है, यहाँ पर भी कोयला मिलता है। एक ताला है, ताला एक क्षेत्र है, ताला एक जगह है, ये बहुत प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की जगह है, मतलब बहुत ही पुरानी जगह है। तो दोस्तों ये हो गया उमरिया के बारे में। इनमें ज्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने लगाया बांधवगढ़ का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये वाले बहुत बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ये हम ले चुके हैं। तो ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए। तो अब बात करते हैं हम अनूपपुर जिले की। तो अनूपपुर में जब बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे कौन सा निकलता है? तो नेशनल हाईवे यहाँ से निकलता है 78, मतलब 78। तो यहाँ पे नदियां नहीं है दोनों में, लेकिन अनूपपुर में नदियां निकलती हैं और बहुत ही फेमस फेमस नदियां हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। तो अनूपपुर, अनूपपुर में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ क्या क्या। तो सबसे पहले बात करता हूँ नदियों की। तो नदियां नर्मदा, सोन, जोहिला, तीपन, बंकन, ये नदियां बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे कि नर्मदा नदी बहुत फेमस है, ताप्ती नदी, वो जोहिला नदी बहुत फेमस है, सोन नदी बहुत फेमस है, तीपन, बंकन, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी और ही हैं, तो सारे बारे में हम ले, चांडस है, कवाई भी है, तो बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे, तो जो फेमस है हम उनके बारे में ले रहे हैं। और एक अमरकंटक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो अमरकंटक की पहाड़ियां, तो अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे हुई है?
अनूपपुर में ही है। अब यहाँ पे फेमस क्या है? जो अमरकंटक जगह है वहां पे फेमस क्या है? तो अमरकंटक को मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं पवित्र नगर। ठीक है, पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पवित्र नगर, क्योंकि नदियों का उद्गमन होना, मंदिर भी हैं, तो इसको पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है। किसको? अमरकंटक को। अब इसमें अमरकंटक में फेमस चीजें क्या है? तो हम बात करते हैं मेकल श्रेणी पर उपस्थित हिल स्टेशन। हिल स्टेशन है यहाँ पे मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी पे ऊपर, मतलब मेकल श्रेणी है पहाड़ों की, वहां पे एक हिल स्टेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, घूमने भी लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे जाते हैं। पवित्र तीर्थ स्थान, ठीक है, एक पवित्र तीर्थ स्थान है। नर्मदा नदी और सोन नदी और जोहिला नदी, तीन नदी याद रखना, नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का, इनका उद्गमन ही कहां से होता है? अमरकंटक से होता है। और वो कहां पे? अनूपपुर में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नदी कौन सा? नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का उद्गमन। ठीक है, नर्मदा सोन आ जाता है ना, नर्मदा का उद्गमन कौन से जिले से होता है? अनूपपुर जिले से होता है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक से। ऐसे जोइला का, ऐसे सोन नदी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। बॉक्साइट खनिज का क्षेत्र, बॉक्साइट खनिज होता है, बॉक्साइट खनिज का मिलता है यहाँ। लेकिन जब खनिजों के बारे में जब हम आगे और पढ़ेंगे ना भौगोलिक के बारे में, तब वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्मल पावर प्लांट भी है अमरकंटक में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट भी है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय भी कहाँ है? अमरकंटक में ही है। वो कहाँ पर पड़ता है? अनूपपुर में पड़ता है। तुलसी महाविद्यालय भी है। ठीक है, तो ये अमरकंटक में आ गए। एक चीज और, अनूपपुर में और क्या है? वेंकट नगर। वेंकट नगर एक जगह है जो कि बीड़ी उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा फेमस है। बीड़ी, बीड़ी बनती है यहाँ पे। कहाँ पर? वेंकट नगर में, अनूपपुर में। अगर बात करें सर्वोदय जैन मंदिर, सर्वोदय जैन मंदिर कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ी पर। ये बनाया गया है सर्वोदय जैन मंदिर अमरकंटक की पहाड़ी पर। इसमें कोई लोहे का यूज नहीं हुआ है, कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, एक शुद्ध क्या है? विशुद्ध मार्बल से, बिल्कुल विशुद्ध मार्बल का यूज हुआ है, कोई सीमेंट नहीं, कोई लोहा नहीं। ये जैन मंदिर बनाया गया है कहां पर? सर्वोदय जैन मंदिर। जालेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, देखो स्वर आ गया, महादेव के मंदिर होगा। जालेश्वर महादेव की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट है सनसेट पॉइंट। जैसे कि पिछले थोड़ी देर पहले बताया था कि सनसेट पॉइंट का मतलब होता है जब सूरज पूरा डूबता हुआ दिखाई देता है, वहां पर उसको बोलते हैं सनसेट पॉइंट। तो यहाँ पर जालेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर सनसेट पॉइंट है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसी मंदिर को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद बना हुआ है। वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। ठीक है, विवाद है इस चीज को लेकर, जालेश्वर महादेव मंदिर को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद हुआ पड़ा है। शंभू धारा और दुर्गा धारा दो नर्मदा नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण जल धाराएं हैं। नर्मदा नदी की दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जल धाराएं कौन कौन सी? शंभू धारा और दुर्गा धारा। ये कहां पर है? अनूपपुर में है। लास्ट पॉइंट है जैन धर्म का महाकुंभ। जैन सॉरी दोस्तों, जैन धर्म का महाकुंभ, जैन धर्म का महाकुंभ कहाँ लगा था? अनूपपुर में ही लगा था। और यहाँ पर पशुपतिनाथ, तो सॉरी आदित्यनाथ, और जो तीर्थकर थे आदिनाथ, 24 तीर्थकर जैसे हम मानते हैं उनमें एक तीर्थ है आदिनाथ। आदिनाथ जैन तीर्थकर की सबसे बड़ी अष्ट धातु की प्रतिमा है। 8 धातुओं की प्रतिमा बनाई गई है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आदिनाथ। देखो ज्यादातर हम जो पढ़ रहे हैं, हमने ज्यादातर एक चीजें देखी हैं, जैन मंदिर जितने भी बनाए गए हैं या फिर जैन मूर्तियां हैं, तो आदिनाथ की मूर्तियां बहुत ही ज्यादा मिली हैं, बहुतायत आदिनाथ जी की मूर्तियां ही मिली हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? 8 धातुओं से बनाई गई एक आदिनाथ जी की प्रतिमा है। 8 अष्ट धातु, ठीक है, 8 धातु मतलब अष्ट धातु। तो जैन धर्म का महाकुंभ भी नहीं लगता अनूपपुर में। तो दोस्तों ये हो गया एक छोटा सा फिर एक संभाग। अब हमारा एक लास्ट संभाग और बचा है, सागर। उसमें आते हैं 6 जिले, तो उसको भी कवर करेंगे। तो ये वीडियो हमारा लास्ट है पूरे संभाग को लेकर। अब हम स्टार्ट करेंगे, वो बाद में देखेंगे क्या स्टार्ट करेंगे आगे जाके। पहले इस वीडियो को पूरा खत्म करते हैं। जो हमारा एक संभाग और बचा है, सागर संभाग। तो शहडोल संभाग के ये 3 छोटे छोटे जिले हमारे कवर हो गए। अब सबसे लास्ट बचा है हमारा सागर संभाग। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बात करते हैं हम अपने मध्य प्रदेश के सबसे लास्टवा संभाग, वो है सागर संभाग। ठीक है दोस्तों, तो सागर संभाग के जो जिले हैं, जैसे कि हम जानते हैं, तो जिला होगा सागर, सागर संभाग पढ़ रहे हैं तो एक तो सागर जिला है, दूसरा दमोह है, तीसरा पन्ना जिला है, फिर छतरपुर है, टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी है। तो 6 जिले हमारे में आते हैं, सागर संभाग में आते हैं। तो दोस्तों जो अब हमारा आखिरी संभाग है वो है सागर संभाग। तो सागर संभाग में आते हैं टोटल 6 जिले, सागर, दमोह, ठीक है, फिर हमारा जो हो जाएगा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। तो ये 6 जिले हैं जो कि सागर संभाग में आते हैं। तो इनमें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देख लेते हैं। ये पूरा एक संभाग लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक संभाग में जितने जिले हैं उनकी क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सागर संभाग से। सागर संभाग को सब जो पहला जिला है वो है सागर। अब सागर को एक जिला है, उसको कह देते हैं झीलों की नगरी। सागर को क्या कह देते हैं? झीलों की नगरी कहा जाता है। और कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से निकलते हैं? तो NH26, NH26A और NH86, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 3 नेशनल हाईवे हैं जो कि सागर संभाग के सागर जिले से निकलते हैं। नदियों की बात करें तो कौन सी नदियां हैं? वीना है, केन है, बेतवा है, सोनार है। तो 4 नदियां, और भी नदियां हैं छोटी मोटी, ये 4 नदियां थोड़ी इंपोर्टेंट है, फेमस है। तो यहां से ये नदियां निकलती हैं। अगर मैं आगे बात करूं, जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस केंद्र, ठीक है, एकेडमी बना हुआ है यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस मतलब एमपी की पुलिस का जो एकेडमी है, जवाहरलाल नेहरू एकेडमी, वो कहाँ है? वो सागर जिले में है। डीएनए की लैब है, डीएनए आपने सुना होगा कि हमारे डीएनए में तो यही है, हम तो ऐसे ही करेंगे। मतलब तुम्हारे पुरखों की चीज, जैसे पापा की जो चीजें होती हैं वो अपने अंदर आ जाती हैं। जैसे होता है ना, अगर पापा लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा पैदा हो गया। तो मतलब उनका डीएनए किसमें होता है? बच्चों में होता है। और डीएनए का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है। आप साइंस में बात करेंगे इसकी हम। तो डीएनए की लैब है, यहाँ पर चेक करते हैं, डीएनए चेक करवाते हैं ना कि बेटा किसका है या नहीं। तो डीएनए की जो लैब है वो यहाँ पर है। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। हरि सिंह गौर, और बता दूं हरि सिंह गौर जो हैं वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। जन्मस्थली उनकी कहाँ पे? सागर में ही थी, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला विश्वविद्यालय लिखा ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला विश्वविद्यालय जो कि 1946 में, कब? 1946 में बना था। नौरादेही, नौरादेही एक अभ्यारण्य है, ठीक है। नौरादेही एक अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, कहां पर है? सागर जिले के अंदर है। आगे बात करते हैं, सहुर नामक जनजाति एक जनजाति है। कौन सी? जैसी भील जनजाति होती है, कोरकू जनजाति होती है, सहरिया जनजाति है, ऐसी एक कौन सी जनजाति है? सहुर जनजाति। और सहुर जनजाति जहां पर सबसे ज्यादा मिलेगी, सागर जिले में सहुर जनजाति निवास करती है। राहतगढ़ और गढ़कोटा के किले हैं, ठीक है। राहतगढ़ का किला है, गढ़कोटा का किला है, तो यहाँ पे किले भी हैं। और कीटनाशक संयंत्र, कीटनाशक जो संयंत्र होता है कीटनाशक, वो कहाँ पर है? बीना में है। मतलब बीना कहाँ पर? सागर में है। तो ये छोटे से महत्वपूर्ण तथ्य थे हमें सागर जिले के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं दमोह जिले की। दमोह जिले को बोलते हैं पीतल की नगरी। दमोह जिले को क्या बोलते हैं? पीतल की नगरी। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि दमोह जिले से निकलता है, वो है NH12A, NH12A। अगर हम आगे बात करें तो भैंसा एक जगह है, यहाँ पे क्या है? एक इसी के पास में एक जलप्रपात है, इसी के पास में एक जलप्रपात है, उसका नाम है निदान कुंड। निदान कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? दमोह में है। और किस जगह पर? भैंसा जगह पर, ठीक है। जटाशंकर, आपने नाम सुना होगा, जटाशंकर शिव जी को बोलते हैं ना। जटाशंकर का शिव भगवान का प्रसिद्ध मंदिर भी कहाँ पर है?
बहुत ज्यादा, जटाशंकर के नाम से पता ही है अपन को। तो वो कहाँ पर है? दमोह में है। सर्वाधिक बाल श्रमिक का मतलब है जो चाइल्ड एज के जो बच्चे होते हैं वो मजदूरी करने लगते हैं 14 साल से कम के। तो जो सब मजदूरी करते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे है? दमोह में ही है। तो बाल श्रमिक सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? बच्चे जो मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं 14 साल से कम के, वो दमोह में ही मिलेंगे। तो सर्वाधिक बाल श्रमिक कहाँ पे? दमोह में है। आगे बात करें रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो भी दमोह में ही है। अब एक चीज और दमोह में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, सीमेंट की फैक्ट्री है। और कौन सा सीमेंट की फैक्ट्री? जैसा कि हम जानते हैं सीमेंट की अलग अलग कंपनियां होती है। एक डायमंड कंपनी होती है, आपने देखा होगा सीमेंट के कट्टे पे एक डायमंड छपा रहता है, ऐसा ऐसा, फिर थोड़ा ऐसा होता है और फिर ऐसा, ठीक है, डायमंड छपा रहता है। तो वो वाली कंपनी डायमंड सीमेंट की कंपनी कहां पर है? दमोह में है। तो दमोह के बारे में देखो, यहाँ पर ज्यादा नहीं है जितना कि हम बाकियों के में पढ़ते आ रहे थे बहुत सारे। अब जिसमें सबसे ज्यादा फेमस चीजें थी वहां पे तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पे इतनी ज्यादा फेमस चीजें नहीं हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत भी फेमस है वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं पन्ना संभाग की। तो पन्ना संभाग को सॉरी, कौन सा? सागर संभाग के पन्ना जिले की, माफ करना, पन्ना जिले की। तो पन्ना जिला जो है उसको बोलते हैं, पहले जो बोलते थे पद्मावती पुरी बोलते थे, पद्मावती की पुरी थी ये। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कौन कौन से निकलते हैं? NH75, मतलब NH75 और NH7। आगे चलते हैं, नदियां कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं? तो केन है, मधुसम है, पटनी है, सीमादी है। तो ये नदियां यहां से निकलती हैं। गंगाऊ की बात करें तो गंगाऊ क्या है? एक अभ्यारण्य है, बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य है गंगाऊ। कहां पर है? वो पन्ना जिले में है। और जैसा कि हम जानते हैं, आगे चलते हैं एक एक करके देख ही लेते हैं। भारत की डायमंड सिटी, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डायमंड हीरा कहां पे पाया जाता है? पन्ना जिले में पाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत की डायमंड सिटी। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ है? पन्ना जिले में ही है, डायमंड सिटी बोलते हैं। ट्री हाउस और पांडव प्रभात, ट्री हाउस कहाँ है और पांडव प्रभात भी कहाँ है? वो भी पन्ना में ही है। देखो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व है। और ये कौन से नंबर पे आता है? ये 5वें नंबर पे आता है टाइगर रिजर्व के मामले में। तो मध्य प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पन्ना जिले में। पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सी नदी पर है? केन नदी पर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान केन नदी पर है, और जिसमें घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित है। इसी के बीच से केन नदी निकलती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ये किस लिए? घड़ियाल के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया पन्ना जिले के बारे में। अब हमारे बच्चा है छतरपुर, टीकमगढ़ और निमाड़ी। तो छतरपुर के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो छतरपुर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH75 और NH86। तो ये दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यहाँ से निकलते हैं। नदियों की बात करें तो सोनार और केन नदी महत्वपूर्ण नदी है। सोनार नदी और केन नदी वो कहां से निकलती हैं? छतरपुर से निकलती हैं। एक और पॉइंट है अंगोर। अंगोर एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा हीरा क्या है? हीरे का भंडार किया जाता है। हीरे को भंडारण है यहाँ पे, हीरे का भंडारण कहाँ पे? अंगोर में है। दुबेला, दुबेला क्या है? ये बहुत ही ज्यादा पुराना म्यूजियम यहाँ पर मिलेगा, पुरातात्विक म्यूजियम, बहुत ही ज्यादा पुराने जमाने का म्यूजियम है। और यहाँ पे मंदिरों का भी समूह है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर है उसका समूह है। कहाँ पर? दुबेला में। सब छतरपुर में है ये। खजुराहो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। ये चंदेल कालीन 11वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का समूह, मतलब खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं। और ये किसने बनवाए थे? चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। ठीक है, चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। अच्छा, बात करते हैं इसका नाम छतरपुर क्यों पड़ा? ठीक है, राजा छत्रसाल के नाम पर, राजा छत्रसाल, बघेल वंश के राजा थे छत्रसाल, और जिनको राजा की जो उपाधि दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। बघेल वंश के जो थे छत्रसाल,
वो राजा छत्रसाल कहलाने लगे और राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलौं ने करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। इतिहास में भी हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, देखो कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ आदिनाथ मंदिर। ठीक है, पार्श्वनाथ का भी मंदिर है और आदिनाथ, ये दोनों कौन है? जैन तीर्थकर हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। जैसे पार्श्वनाथ हमें पता है 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर भी है यहाँ पे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है खजुराहो में, ये इंपोर्टेंट हो सकते हैं। चरण पादुका नरसंहार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको भी। चरण पादुका नरसंहार, चरण पादुका नरसंहार ये कहाँ था? छतरपुर जिले का एक विद्रोह था, बहुत बड़ा विद्रोह, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोल देते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसको बोल देते हैं? चरण पादुका नरसंहार को। याद रखना दोस्तों, चरण पादुका नरसंहार कहाँ पे? छतरपुर जिले में हुआ था। इसको क्या बोल देते हैं? जलियांवाला बाग, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे छतरपुर जिले के बारे में। अब बात करते हैं हम टीकमगढ़ जिला। टीकमगढ़ जिले में थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो टीकमगढ़ पे आते हैं। सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से निकलता है? तो NH12A, NH12A आपको दिख नहीं रहा शायद यहाँ पे, तो देख लेना, लिख लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग NH12A यहाँ से निकलता है। और नदियों की बात करें तो बेतवा, दासन और जामनी। जिसको नहीं दिख रहा है तो लिख लेना बेतवा, जामन और जामनी, दासन और जामनी, सॉरी, बेतवा, जामनी और दासन, 3 है नदियां यहां से निकलती हैं। और भी हैं, जैसे बागरी भी है, बरुआ भी है, जो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, तो फिर लिख लेना, फिर भी लिखना है तो बेतवा, दासन, जामनी, बागरी और बरुआ। टीकमगढ़ जिले में सबसे अधिक तालाब और पर्वत भी मिलेंगे, इसलिए इसको तालाबों की नगरी भी बोल देते हैं। टीकमगढ़ को, टीकमगढ़ को तालाब की नगरी भी बोल देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तालाब और पर्वत भी यहाँ पे मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुकड़ेश्वर, कुकड़ेश्वर ये कहाँ पर है? टीकमगढ़ में। स्वर आ गया तो किसका मंदिर होगा? आप भी अंदाजा लगा सकते हो, शिव जी का। ठीक है, तो कुकड़ेश्वर में प्रसिद्ध शिव मंदिर है, वो कहाँ पड़ता है? टीकमगढ़ में। अब हमारा बचा है पूरा आखिरी जिला, सारे संभाग भी हो गए, आखिरी जिला है निमाड़ी। तो इसकी एक छोटी सी खास बात कि निमाड़ी जिला अभी बना है 2018 में। कब? 1 अक्टूबर 2018 में, और टीकमगढ़ जिले से अलग होकर। ठीक है, टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निमाड़ी बन गया 1 अक्टूबर 2018 को। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग टीकमगढ़ से निकलता था वो यहां से निकलेगा, मतलब कौन सा? NH12A। नदियों की बात करें तो बेतवा और जामनी, देखो इसमें भी बेतवा और जामनी थी, किसमें? टीकमगढ़ में। तो इसमें भी बेतवा और जामनी है, क्योंकि ये उसी से निकला हुआ है ऊपर ही। देखो एक बात इंपॉर्टेंट, ओरछा, ओरछा एक पर्यटन केंद्र है, पर्यटन केंद्र है। यहाँ पे किला भी है, दृढ़ किला। अब मैं बात बता दूं, पहले जो ओरछा आता था वो आता था टीकमगढ़ जिले में। जैसे ही निमाड़ी टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ तो अब ओरछा जो पर्यटन स्थल है बहुत ही ज्यादा फेमस, वो अब किसके अंदर आने लगा? वो आने लगा निमाड़ी जिले के अंदर। पृथ्वीपुर एक जगह है निमाड़ी में, यहाँ पर अश्रु माता का मंदिर बहुत फेमस है। अश्रु माता का मंदिर। एक है प्रतापपुर जगह है निवाड़ी में, वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे सारे संभाग और उसके सारे जिले और उनकी महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों इस 4 से 5 वीडियो में हमने पूरे संभाग के जितने भी जिले थे वो कवर कर लिए हैं। तो ये आपके सामने ये रहे, आप 3 से 4 दिन इनको लीजिए, लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। जब आप प्री की जब तैयारी करोगे तो पेपर देने जाओगे तो एक रात को ये पहले भी पढ़ के चले जाओगे ना, दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। और हमारी जो वीडियो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप उन पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।